प्लीज ध्यान देना। कैमरा कौन हिला है? हाउ टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, यहां तक देख लिया था ना हमने। आ जाओ आगे बढ़ते। लिखो ये आगे, ध्यान देना। प्लीज देखो बेटा, लिखो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स क्या होता है, किसी ने सुना इसके पहले? CSAAT में एग्जीक्यूटिव के कोई दूसरे ग्रुप में? बेटा आ जाओ, ध्यान दे। हाँ बेटा लोकेश बता दो, पहले ध्यान दे दो। टोटल 2 घंटे का क्लास रहेगा, उसमें से 1 घंटा 10 मिनट का क्लास हो चुका है, 1 घंटा 15 मिनट का छोड़ देंगे जल्दी, टेंशन मत लो। देखो ध्यान देना, बस घंटे भर में छोड़ रहा हूं। देखो बेटा राइट शेयर्स क्या होता है बताओ फटाफट से। राइट शेयर्स एनीबॉडी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं, ठीक है क्या शेयर्स? और कोई? कंपनी को फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और शेयर इशू करती है, ठीक है। देखो ध्यान देना, लिखो ऐसा, इफ कंपनी wants to issue further shares, लिखो if company wants to issue further shares if company wants to issue further shares then it is the responsibility of the company as well as right of the existing shareholders. It is the responsibility of company in bracket as well as right of the existing shareholders. देखो बहुत सिंपल सी केस है, कंपनी का ऑलरेडी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए का है, राइट? कंपनी को और 5 लाख के शेयर इशू करने हैं। ऑलरेडी कंपनी का शेयर कैपिटल कितने का है? 10 लाख। कंपनी को और कितने पैसों की जरूरत है? 5 लाख की। तो कंपनी पैसे कहाँ से लेके आएगी? ऑप्शन ए चोरी करेगी, ऑप्शन बी डाका डालेगी, ऑप्शन सी शेयर इशू करेगी। तीनों में बेस्ट ऑप्शन क्या है? शेयर इशू करेगी। तो जब कभी भी कंपनी को और पैसों की जरूरत है तो कंपनी के पास वन ऑफ द रास्ता, वन ऑफ द वे टू रेज द फंड, बहुत सारे रास्ते हैं। वन ऑफ द वे क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। एग्जिस्टिंग कंपनी है, ऑलरेडी उसने मार्केट में 10 लाख का, आपको समझाने के लिए मन से एग्जांपल लिया, 10 लाख के शेयर इशू कर रखे हैं। कंपनी को और कितने चाहिए आपको समझाने के लिए? 5 लाख। तो कंपनी मार्केट में ऐसे किसी को भी 5 लाख के शेयर इशू करके फंड्स रेज कर देगी क्या? नो। यहां पे कंपनी की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी है कि कंपनी सबसे पहले किसे ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मैं ओनरशिप डाइल्यूट करने जा रही हूं और 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू करने जा रही हूं, आप लोगों को चाहिए क्या? ये आपका अधिकार है। अगर कंपनी और नए शेयर इशू करती है मार्केट में तो कंपनी सबसे पहले किसे ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। क्यों?
क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का अधिकार है, राइट है। Whenever company wants to issue further shares, then it is the responsibility of company to offer such share to the existing shareholders first. सबसे पहले किसे ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को, या और किसे ऑफर कर सकती है? अपने एम्प्लॉइज को, अंडर द स्कीम ऑफ ईसॉप, वो भी स्पेशल रिजोल्यूशन से परमिशन लेके। थोड़ा लॉ का पार्ट थोड़ी देखना है अपने को। और किसे ऑफर कर सकती है? पर्सन ऑथोराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। मान लो पर्सन नरेंद्र मोदी है, कंपनी के जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया कि हम नए शेयर्स नरेंद्र मोदी जी को ऑफर करेंगे, तो पर्सन ऑथोराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या छोड़ो, बाकी की दोनों केस का मुझे कोई लेन देन नहीं है अभी। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स ऑफर करेगी। कंपनी बोलेगी कि मैं और नए शेयर इशू करना चाहती हूं, पहले मैं आपको ऑफर करूंगी, क्या आप इंटरेस्टेड हो क्या खरीदने में? ये आपका अधिकार है। और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करे। अगर ये नहीं होता ना बॉस, तो होता क्या मालूम है क्या? कंपनी नई नई शुरू हुई, 10 लाख का शेयर कैपिटल है, डायरेक्टर के पास कितना है? 50,000 रुपए का, और पब्लिक के पास कितना है? 9,50,000 का। मान लो दो पल के लिए ऐसा सोचो, राइट शेयर्स है ही नहीं, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, अब कंपनी और नए शेयर इशू कर रही है 90 लाख के, और राइट शेयर है नहीं ऐसा समझो 2 मिनट के लिए, पूरे के पूरे 90 लाख किसको इशू कर दिए? डायरेक्टर को। पब्लिक के पास अभी कितना है इस 90 में? 0। अब बताओ, जो पहले डायरेक्टर का शेयर होल्डिंग कितना था बेटा? जस्ट 5%, और पब्लिक के पास कितना था? 95%। राइट शेयर्स के पास, राइट शेयर्स के अपने ये नए शेयर्स के बाद डायरेक्टर के पास कितना हो गया? 90,50,000। 90,50,000, और पब्लिक के पास कितना है? भाई साहब, कुछ बात समझ में आ रही है? एक ही रात में जो डायरेक्टर के पास पहले 5% था, 5 से कितना हो गया अब? 90। अब 10 और 90 लाख, 100 लाख में से डायरेक्टर के पास कितना है? 90.5%। इनके पास कितना है? एक रात में इन्हें पब्लिक को चाय में गिरे हुए मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। समझ में आया क्या? कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो तुमने अपने आप को नए शेयर इशू कर दिए, तुम मालिक बन गए कंपनी के। इसीलिए जब से प्रोविजन आया तब से सब नहीं हो सकता है। अगर नए शेयर कंपनी इशू करना चाहती है तो कंपनी पहले किसे ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, प्रपोर्शनेट वे में ऑफर करेगी। तो एग्जिस्टिंग में पब्लिक के पास कितना है? 9,05,000, 9,50,000। इनके पास कितना है? 50,000। इसी प्रपोर्शन में ऑफर किया जाएगा ताकि ओनरशिप मेंटेन रहे, वरना रातों रात डायरेक्टर अपने आप को ओनरशिप ट्रांसफर कर देते। समझ में आ रही है क्या बात सभी को? इसीलिए राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट आया। जब भी कोई कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी मार्केट में नए शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनी सबसे पहले वो नए शेयर किसे ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का क्या है? राइट है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? राइट शेयर्स। यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक लिखा सभी ने? पक्का? इजी एकदम? अभी ध्यान देना, अच्छे से ध्यान। हमें ये थ्योरी पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पार्ट, जो आपको लॉ में नहीं है। जो बच्चे ने राइट शेयर्स नहीं पढ़ा होगा, अभी तो समझ में आया, इजी है, सेक्शन को गोली मारो। वैसे भी हम लोग बेसिक ही देख रहे हैं अभी। ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, मैं एक केस बता रहा हूं आपको। आपको एग्जाम में पूछा क्या जाता है यहां पे? वैल्यू ऑफ राइट पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बहुत सिंपल है, बस ध्यान देना है 2 मिनट के लिए, लिखना कुछ भी नहीं है। डेबिट क्रेडिट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा भी सॉल्व करेगा, इतना सिंपल है।
बस ध्यान देना, जहां किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई पूछना, बट कॉन्सेंट्रेशन 1000%। 5 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये देखो, ये कंपनी है, कंपनी के पास जो एक शेयर होल्डर है ना, उस शेयर होल्डर के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं आपको समझाने के लिए 4, और वो एक शेयर उसने मार्केट में खरीदा था। एक शेयर कितने का खरीदा था आपको समझाने के लिए, मार्केट प्राइस पे खरीदा होगा ना। मार्केट प्राइस फेस वैल्यू भी हो सकती है और मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है। फेस वैल्यू से ज्यादा है मतलब कैसी, एट प्रीमियम। मान लो एक शेयर उसने खरीदा है 200 का, तो बताओ अमाउंट कितना पे किया होगा, 800। कितना आसान है। अब कंपनी ने राइट शेयर का ऑफर दिया, कंपनी ने बोला मैं राइट शेयर देना चाहती हूँ। कंपनी, लिखो मत, लिखने का टाइम दूंगा। वॉन्ट्स टू इशू राइट शेयर, प्लीज ध्यान देना, इन द रेशियो ऑफ 1:2, इन द रेशियो ऑफ 1:2 मीन्स, इसी का मतलब ये हुआ कि 1/2। इसका अंग्रेजी में मतलब बताता हूं पहले। इसका मतलब ये है फॉर, नीचे वाले का मतलब है किसका, नीचे वाले का मतलब है फॉर एवरी 2 शेयर्स कंपनी विल इशू 1 राइट शेयर। अगर आपके पास 2 है तो कंपनी आपको कितना राइट शेयर दे रही है, 1। अगर आपके पास 4 है तो 2, 10 है तो 6 है तो 1000 है तो 500, 1:2 का रेशो। अगर आपके पास 2 शेयर है, कंपनी कितने आपको इशू कर रही है, बराबर है। जो डिनोमिनेटर में है उसका मतलब ये है, जो न्यूमरेटर में है उसका मतलब ये चेंज कभी नहीं होगा। ये समझ में आया सभी को। उल्टा कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 0। इसमें स्टेप मार्किंग नहीं रहती है 4-5 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चन, इसीलिए स्टेप मार्किंग नहीं है। इजी क्यों, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा भी सॉल्व कर लेता है। समझ में आया क्या, इसीलिए इसमें स्टेप मार्किंग नहीं रहती है। ध्यान देना। अब बताओ ये जो भैया जिसकी बात चल रही है, इनके पास कितने शेयर्स है, 4। तो बोलो कितने राइट शेयर्स आएंगे, वेरी गुड। नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हो गए, 2। 2 कैसे आया, हर 2 के लिए 1 था, आधा ना, तो 4 के लिए कितने, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, और कंपनी ने राइट शेयर्स का प्राइस क्या रखा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, एट, एक शेयर का मार्केट प्राइस वैसे 200 है, देखो ना यहाँ पे लिखा ना ऊपर, एट 160। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भैया कुछ तो फायदा होगा, बाहर वालों के लिए 200, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कितना 160। और मार्केट प्राइस कितनी है बेटा, ये सारा डेटा प्रश्न में दिया हुआ है, जी माने गिवन, बरोबर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। नहीं तो बच्चा बाद में मैसेज करेगा सर वो 150 कहाँ से आए, 160 कहाँ से आए, 200 कहाँ से आए, ये गिवन है, बरोबर। ये भी दिया है, एक इंसान के पास 4 शेयर है, ऐसा नाम दिया रहेगा, मिस्टर XYZ के पास 4 शेयर है, उसने ऑलरेडी मार्केट प्राइस से खरीदे होंगे 800 में, बिकॉज मार्केट प्राइस वाज 200 पर शेयर। फर्स्ट टाइम तो मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे ना, पहली बार जब वो शेयर होल्डर बना तब थोड़ी राइट शेयर मिलेंगे, फर्स्ट टाइम तो मार्केट प्राइस पे ही खरीदेगा कि नहीं, यस और नो। अब उसे राइट शेयर मिल रहे हैं कितने बेटा, 1:2 के रेशो में 2, और एक राइट शेयर कितने का है 160, तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड। बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 6। और टोटल पैसे कितने दिए उसने कंपनी को, 800 और 320, बरोबर है। कितना सिंपल था, पहले उसने 4 शेयर्स परचेस किए थे एट द रेट 200, 800, बाद में 2 राइट शेयर मिले, फायदा हो गया 160 के हिसाब से 320, टोटल पैसे दिए 800 और 320 1120, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 4 और 2 6। कुछ था इसमें, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो, क्लियर है क्या बाबा,
नहीं तो कैलकुलेटर उठा करके चेक कर लो, अभी भी समझ नहीं आया कोई चीज, पक्का समझ में आया? इन शॉर्ट, मोटा मोटी तौर पे ये 6 शेयर के लिए उसने कितने पैसे दिए? 1120। कोई मुझे एवरेज निकाल के बताएगा कि एक शेयर का कितना? 6 शेयर के लिए उसने कितने दिए? अरे 6 आम 1120 के, तो एक आम कितने का? दूसरी कक्षा में सॉल्व करते थे ना। देयरफॉर उसी को मैं थियोरिटिकल मार्केट प्राइस बोलूंगा। ये इंसान क्या बोलेगा? मेरे लिए 200 नहीं है मार्केट प्राइस, मेरे पास 6 शेयर 1120 के हिसाब से, तो एवरेज आउट कर दिया तो एक शेयर कितने का हो गया? थियोरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर। एक्चुअल मार्केट प्राइस तो 200 है, बस ये इंसान के लिए कितने की हो गई? 1120 रुपीज में 6 शेयर्स, तो 1 शेयर कितने का? 180 186.6666 आ रहा होगा, एवरेज आउट करके 187 कर दिया। तो ये हो गया। ये इंसान सबको क्या बोल रहा है? तुम्हारे लिए मार्केट प्राइस कितनी है? 200, मेरे लिए मार्केट प्राइस कितनी है? 187। ये चमत्कार हुआ कैसे, ये बताओ? वेरी गुड, राइट की वजह से। किसकी वजह से हुआ? राइट की वजह से। तो राइट की वजह से इस इंसान का फायदा कितना हुआ पर शेयर मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में? 13 हो गया है, आंसर आ गया है, आपने बता दिया है। वैल्यू ऑफ राइट 13, वैल्यू ऑफ राइट 13। लिख दू? हो गया, 5 नंबर जेब में। बट एक्चुअल मार्केट प्राइस कितना है बेटा? एक्चुअल मार्केट प्राइस 200। देयरफॉर ये चमत्कार कैसे हुआ? राइट की वजह से। लोगों के लिए जहां 187 का एक शेयर है, ये भाई साहब, लोगों के लिए जहां 200 का एक शेयर है, ये भाई साहब के लिए एक शेयर कितना है? 187 का। यही क्या है? वैल्यू ऑफ राइट। आपको देखो, किसी भी चीज की वैल्यू कैसे निकलती है, मैं जीवन के भी काम की एक चीज बता रहा हूं। किसी भी चीज की वैल्यू कैसे निकलती है? जितना उस चीज से आपको फायदा होता है। किसी चीज का आपको ज्यादा फायदा तो वो आपके लिए ज्यादा कीमती, किसी चीज का आपको कम फायदा तो वो आपके लिए कम कीमती। यहां पे राइट की वजह से फायदा कितने का हुआ? 13 का। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर, एक शेयर तो 160 का है, मार्केट प्राइस 200 है, तो वैल्यू ऑफ राइट 40। गलत। ये 160 कब रहेगा? पहले आपको 800 खर्च करने पड़ेंगे ना उसके लिए। पहले आपने भूतकाल में, पास्ट में 800 के शेयर्स खरीदे, तब कहां जाके 160 में मिल रहा है आपको? डायरेक्ट थोड़ी मिल रहा है। तो आपने पहले कितने दिए? 800 फॉर 4 शेयर। बाद में आपको मिला 320 में 2 शेयर, तो टोटल 4 और 2 6 शेयर्स आपने कितने दिए? 1120। तो आपका एवरेज आउट कितना हो गया? 6 शेयर के लिए 1120, तो 1 शेयर के लिए 187। अगर आप आम आदमी होते, एक तुच्छ मानव होते, तो आपको एक शेयर कितने का मिलता? 200 का। जो कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो राइट की वजह से आपका एवरेज आउट एक शेयर का कितने का हो गया? 187। बोलो आपको राइट की वजह से फायदा कितने का हुआ? यही है वैल्यू ऑफ राइट। अब लिख लो, 5 नंबर जेब में इतू सा लिखने के, कुछ भी नहीं। लिखो फटाफट से। क्वेश्चन लिखा है क्या आपने? हाँ, क्वेश्चन भी लिखो। केस लिखो, केस ऐसी, केस 1, वैल्यू ऑफ राइट क्वेश्चन मार्क। मींस आपने यहां पे क्या कैलकुलेट किया? वैल्यू ऑफ राइट। सिंपल सी स्टेप्स अगर मैं बताऊं इसकी एक सेंटेंस में, तो पहले एवरेज प्राइस निकाला, पुराने और राइट शेयर्स की नंबर, पुराने शेयर राइट शेयर का प्राइस, प्राइस अपॉन नंबर, एवरेज प्राइस को मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लिया, खत्म। एवरेज प्राइस को मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लिया, आ गया वैल्यू ऑफ राइट। सर शॉर्टकट वाला भी तरीका लिख दो, इसमें लिख देता हूं, 10 सेकंड में कैलसी पे आंसर आ जाएगा। यस अदिति, बिल्कुल सही चीज। वैल्यू ऑफ राइट मींस बेनिफिट। क्या लिखा इस बच्ची ने? बेनिफिट वी गॉट ड्यू टू राइट इशू। यस, हमें क्या है?
क्या आप इस राइट को बेच सकते हो क्या? यस, आप इस राइट को सेल कर सकते हो। रिनाउंस, ट्रांसफर, सेल, खैर छोड़ो, वो अभी नहीं देखना है, उसकी प्रोविजन वगैरह कुछ है, वो आगे लॉ में या अकाउंट में आपको आएगा। राइट हो गया आपका? सर को बोलना बोलना सर आपने तो थ्योरी बताई, हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे राइट का। तो विकास सर का लेक्चर है ना आज मेरे बाद? किसी का लेक्चर नहीं है? अपना लेक्चर ज्यादा है आज। क्या पॉश क्या है? पॉश का नहीं है आज लेक्चर। कहाँ है? चिराग सर ने कल बोला था आज पॉश का लेक्चर है, बट विशिष्टा मैम तो आई नहीं। कोई भी नहीं है, ना विकास है, ना चिराग है, ना विशिष्टा है, कोई भी नहीं है, बस आप और मैं और अपना अकाउंट सब्जेक्ट, खत्म। ये पॉश है, पॉश एट स्टडी प्लेस। लिखा मुन्ना सभी ने? देखो, ईमानदारी से अगर आप जवाब देते होंगे तो मैं ईमानदारी से एक चीज बोलता हूं, बट जवाब ईमानदारी से कसम है आपको। आप जब ईमानदारी से, जब एक्चुअल में थक जाओगे तब मुझे बोल देना। अब भी देखो, ईमानदारी से जवाब मैंने बोला, अब भी मत बोलो सर थक गए, ऐसा मत करो। ईमानदारी से थोड़ी देर बैठो, जब आप थक जाओगे तब बोल देना, मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, बस। चले, डन। लिखा बेटा सभी ने? साथ साथ में लिखवाना ज्यादा अच्छा है, आपको अलग से लिखने बोला बहुत टाइम लगाते हो आप। इस बार है ना आपके अटेम्प्ट में एक पेपर सेट करूंगा मैं, 200 नंबर का। कितने नंबर का? 200। उसमें से लिख लेना, 70 नंबर का फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। गेसिंग है, 99%। 1% हो सकता है मैं गलत हूं, है ना? जनरली बहुत कम गलत रहा हूं। 200 नंबर का पेपर, 100 नंबर का नहीं सेट करूंगा, 200 नंबर का। वो पेपर सॉल्व कर देना आपने, ब्रेक लेकर के सॉल्व करना। ब्रेक क्लास में रहेगा, बीच में बाहर अगर किसी को जाना है सुसु करने, एक एक बच्चा ही जाएगा। लास्ट में बैच के एंडिंग में सॉल्व करना, 5.5-6 घंटे का समय दूंगा। एक ही दिन 200 नंबर का पेपर सॉल्व करना, 200 में से 70 नंबर का एग्जाम में बैठ जाएगा। इंस्टीट्यूट के पास पूछने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है इसमें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां पे आ जाते हैं ना, एमसीक्यू में बहुत सारी चीजें आती है। एक पेज पे 100 एमसीक्यू भी बन जाते हैं, प्रैक्टिकल में एक पेज पे एक ही बन सकता है। नहीं, अकाउंट में आएगी नहीं, अकाउंट में है ही नहीं एमसीक्यू। हाँ, नहीं है। अकाउंट छोड़ के बचे हुए सारे सब्जेक्ट में 20 और 80 का रूल है। अकाउंट 100% राइटिंग है। अकाउंट को अलग किया है, टैक्स में भी 20-80 है ना, टैक्स में भी 20-80 है। अकाउंट छोड़ के बचे हुए सारे एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट में 20 एमसीक्यू, 80 राइटिंग। किसमें? अकाउंट्स में। लास्ट टाइम तो यार 65-70 नंबर का प्रैक्टिकल आ गया था और 30-35 की थ्योरी। एमसीक्यू में उल्टा रहता था, 65-70 नंबर का थ्योरी आता था और 20-30 नंबर का क्या आता था? प्रैक्टिकल। बट आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल ही आना चाहिए, और इंस्टीट्यूट ने वो चीज सही की है। टैक्स के बारे में एक्चुअल में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अकाउंट्स के बारे में तो मेरा लास्ट टू लास्ट दिसंबर 22 का गेसिंग फेल हो गया था। 78 नंबर की थ्योरी और 22 नंबर के प्रैक्टिकल, बच्चों की ले लिया था इंस्टीट्यूट ने उस अटेम्प्ट में। कितने बच्चे अकाउंट में उस समय फेल हुए थे? वो एक एक्सेप्शनल अटेम्प्ट है, उसकी बच्चों को मैंने बोला भी, बोला यार अब आप इसके अंदर में आपकी गलती नहीं है, पेपर ही ऐसा था। मैं भी अगर वो पेपर सॉल्व करने बैठूं तो उसमें क्या शायद कुछ 80-85 नंबर का ही सॉल्व कर पाता था। अजीबो गरीब कहां से क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा लग रहा था वो अकाउंट का पेपर नहीं है, लॉ का पेपर है। थ्योरी पूछी मतलब लॉ की प्रोविजन ही पूछी थी उसमें, लॉ की प्रोविजन। वो एक ही एक्सेप्शनल पेपर था, वो भी एमसीक्यू वाला। आपका तो क्या राइटिंग है पूरा,
आपके इसमें बरोबर आया लास्ट टाइम का पेपर जो है ना, प्रॉपर प्रैक्टिकल, पर बच्चे थेरीज करके गए थे, बच्चों को बोला हुआ था कि प्रैक्टिकल ज्यादा आता है, CFM स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल के लिए ला रखा है उन्होंने ग्रुप 1 में, और प्रैक्टिकल इजी है बॉस। तुम बताओ कौन सा प्रैक्टिकल टफ लगा तुमको अभी तक जो हमने देखे, जितनी भी एंट्रेंस देखी, कहीं टफ लगा क्या? बस कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आ जाओ, ये लिखा सभी ने? अब उसके बाद लिखो बेटा आगे। एक बहुत ही प्यारी चीज लिखवा के दे रहा हूं। बोनस, हमने बोनस की एंट्री लिखी थी ना, बहुत ही प्यारा एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है, आज देखेंगे और खत्म कर देंगे। अब फिर उसके बाद छुट्टी। रिडम्पशन ऑफ, लिखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हर एक चीज का मतलब बताता हूं। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना, सर वापस करना, रीपेमेंट। प्रेफरेंस शेयर का मतलब मालूम है? ऐसे शेयर्स जिनके पास वो दो, क्या वो दो प्रेफरेंशियल राइट है। प्रेफरेंशियल राइट, एक तो इनको डिविडेंड पहले मिलेगा, और इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इनका कैपिटल भी पहले वापस किया जाएगा। ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स है, ये दो प्रेफरेंशियल राइट है। एक बच्ची ने सवाल पूछा पिछले वाले में, सर मार्केट वैल्यू अगर बढ़ती है, मार्केट वैल्यू कम होती है, चूल्हे में जान दो मार्केट वैल्यू को। बताता हूं क्यों। मार्केट वैल्यू का कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री होगा ही नहीं। ये है कंपनी, ये कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए, इसको आप लोग क्या बोलते हो? IPO। ये कंपनी ने अन्ना, बन्ना और चन्ना को शेयर इशू कर दिए, 10 10 10, और ये तमन्ना को 20, फर्स्ट टाइम शेयर इशू कर दिए। और यहां पे कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10, मार्केट प्राइस थी 100, बराबर है ना? तो यहां पे कंपनी ने एंट्री पास कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू शेयर कैपिटल 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 90। अब इसके बाद अभी अन्ना ने बन्ना को शेयर बेचा 200 रुपए में, बन्ना ने चन्ना को बेचा 2000 रुपए में, चन्ना ने तमन्ना को बेच दिया मान लो 10 रुपए में, फिर तमन्ना ने फिर से इसको शेयर बेचा 10 लाख रुपए में, इसने इसको बेचा 10 करोड़ रुपए में। इसका कंपनी के बुक से कोई कनेक्शन नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस। कंपनी का कोई संबंध है क्या? या अन्ना बन्ना चन्ना तमन्ना आपस में खेल रहे? ये क्या है? सेकेंडरी मार्केट। और ये क्या है? प्राइमरी मार्केट, IPO। कंपनी जब पहली बार शेयर इशू करती है तो उस समय जो कंपनी को एक्स्ट्रा मिल रहा है कंपनी उसकी एंट्री कर लेगी। और अभी आपस में खेल रहे हैं, अन्ना बन्ना चन्ना तमन्ना आपस में खेल रहे हैं, इसका कंपनी के बुक में कोई एंट्री आएगा क्या? अन्ना ने शेयर 10 करोड़ में बेचा होगा बन्ना को, तो अन्ना और बन्ना उसके बुक में एंट्री करते बैठेंगे, कंपनी के बुक में उसकी नो एंट्री। कुछ बात समझ में आई क्या? माइंड योर ओन बुक्स, यस और नो। आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में सोचना है, किसी और के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में नहीं सोचना है। कुछ बात समझ में आई सभी को? अदिति, जो तू सवाल पूछ रही थी मेरे ख्याल से तेरे को जवाब मिल गया रहेगा उसका। आ जाओ, देखो। सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना। अच्छा, शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स होते हैं, ये तो मालूम होगा सभी को। CSEE में देखा होगा, या एग्जीक्यूटिव में देखा होगा, या बीकॉम में देखा होगा। एग्जीक्यूटिव में बच्चा आया मतलब कहीं ना कहीं से ये शेयर का मतलब पढ़ के आया हुआ है, उसके बगैर वो एग्जीक्यूटिव में पहुंच ही नहीं सकता। शेयर का मतलब मालूम है सभी को, हमने शेयर्स का मतलब पहले भी देखा हुआ है। शेयर इज द शेयरिंग शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर में दो टाइप के शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस, इसमें प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कौन से? देखो नाम में मीनिंग है, उनके पास प्रेफरेंस है, प्राथमिकता, प्रेफरेंस, प्रियोरिटी।
प्रियोरिटी इन व्हाट सेंस? प्रियोरिटी इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसको आप लोग प्यार से डिविडेंड बोलते हो। कंपनी जब भी डिविडेंड बांटेगी तो पहले इन दो कैटेगरी में कौन से कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को बांटेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आओ पहले तुम लो। और अगर कंपनी बंद हो जाती है तो ओनर का पैसा वापस करना है कि नहीं? तो पहले किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आओ पहले तुम लो, यस और नो। और उसके बाद बचा तो किसको देगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लाइक माँ ऑफ द कंपनी। मम्मा, माँ। आखिरी में अगर घर पे कुछ खाना बचा, मिठाई बची तो उससे मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। समझ में आया ना? क्योंकि हाँ, बट माँ का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। असली ओनर तो वही है ना, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उसके पास वोटिंग राइट भी होते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है। ये बात मालूम है सभी को? यार हमको इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश नहीं देखना है यहाँ पे। आ जाओ। सो रिडम्पशन की मैं बात कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने शेयर्स इशू किए। अच्छा, रिडम्पशन कब होगा? भूतकाल में, पास्ट में पहले कहीं ना कहीं इशू किए होंगे, तभी रिडम्पशन होगा कि डायरेक्ट रिडम्पशन हो जाएगा? इंसान मरा है मतलब पैदा हुआ है तभी मरेगा ना, पैदा ही नहीं हुआ मर गया, ऐसा नहीं होगा। रिडम्पशन है मतलब कहीं ना कहीं पहले इशू हुआ है। तो मुझे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की एंट्री आप बता सकते हो क्या? आप सभी को पता है इशू ऑफ शेयर्स जो हमने देखे थे ना, इशू ऑफ शेयर्स, कॉपी पेस्ट, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉपी पेस्ट 1,00,000% सेम। एक कंपनी है जो एक प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है, एक की वैल्यू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 2, इशू प्राइस कितना हो गया? वेल, इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के समय 3, अलॉटमेंट के समय 5, कॉल के समय 4, अलॉटमेंट में प्रीमियम 2, कैपिटल 3। एंट्री आपको मालूम है रे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन लिखते थे ना, बैंक टू अब लिखो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। हर जगह सामने प्रेप 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 वर्ड ऐड कर दो। शेयर की जगह क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। खत्म। इशू की एंट्री याद आई क्या? नहीं नहीं, हम लोगों का किस्सा मेन क्या है? रिडम्पशन। मैं तो रिडम्पशन के पहले आपने कहीं ना कहीं पास्ट में इशू किया होगा वो बता रहा हूं। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कितना आया? 3,3। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, आपको ये तो मालूम है ना प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है, और वो फिक्स डिविडेंड कितना होता है? जितना उसके नाम के आगे परसेंटेज लिखा रहता है। जैसे मान लो इसके नाम के आगे 10% लिखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स का नाम है, मतलब इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसके फेस वैल्यू का 10%, जैसे डिबेंचर के नाम के आगे जितना परसेंटेज है उतना उनको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे जो प्रीफिक्स लिखा है 10%, 7%, 8%, 9%, 6% जो भी होगा, उतना उनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, ये परसेंटेज हर बार किसका? फेस वैल्यू का। डिस्काउंट परसेंटेज हर बार किसका? फेस वैल्यू का। डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट का परसेंटेज हर बार किसका? फेस वैल्यू का। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में परसेंटेज किसका? फेस वैल्यू का। कुछ बात समझ में आई ना? तो यहां पे लिख दिया प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। नॉर्मल केस में एप्लीकेशन टू कैपिटल लिखते थे ना, यहां पे लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाम क्या है उसका? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आज तक सिर्फ शेयर कैपिटल लिखते थे, हमने बस उसके नाम के आगे क्या लगा दिया? प्रेफरेंस शेयर। सारी एंट्रीज कॉपी पेस्ट। पहली होगी, दूसरी, तीसरी क्या थी? शेयर अलॉटमेंट ना, तो अब लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। सर सब कुछ सेम, इशू, फॉरफीचर, रीइशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सब कुछ कॉपी पेस्ट। समझ में आया क्या? बस शेयर की जगह क्या लिखना है? प्रेफरेंस शेयर। फॉरफीचर भी सेम, सब सेम, सब सेम, सब कुछ सेम, क्योंकि हमने शेयर कैपिटल की एंट्री देखी थी। शेयर में प्रेफरेंस भी आ गया, इक्विटी भी आ गया। इक्विटी अगर शेयर होता तो प्रेफ की जगह क्या लिखते? इक्विटी। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। कुछ भी नहीं बोला है कौन सा शेयर, तो जो हमने आज तक एंट्री की थी बस शेयर कैपिटल। समझ में आया क्या? 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 बोलो ना बेटा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना था अलॉटमेंट का? 5, प्रीमियम 2।
रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर, फिर कॉल, प्रेफरेंस शेयर कॉल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बैंक टू प्रेफरेंस शेयर आना रे, प्रेफरेंस शेयर कॉल। कुछ था रे इसमें, वापस बतानी है सारी एंट्रीज। जहां जहां शेयर वर्ड था उसको हटा के क्या लिख दो, प्रेफरेंस शेयर, खत्म। तो मान लो प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके, मान लो, ये लिखना थोड़ी है, लिखना था आपको, ये लिखने वापस लिखा हुआ है ना आपने। हाँ अगर लिखने हैं तो ऐसा लिख लो, कॉपी पेस्ट शेयर्स एंट्रीज, इशू, फॉरफीचर, री इशू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कॉपी पेस्ट। सर कितना चेंज है, 0.001% का भी चेंज नहीं है, 1,00,000% सेम। इनफैक्ट वो एंट्री इसी की थी, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स की। अब किसी ने अगर ये एंट्री देखी नहीं होगी, आई मतलब क्या, एफ मतलब क्या, तो भैया आपको पहले के लेक्चर देखने होंगे। अगर किसी का इसके पहले का एक लेक्चर भी छूटा है तो आगे के सब्जेक्ट का समझ में आएगा, ये उम्मीद मत करना बेटा। और प्लीज मुझे माँ बहन की गाली मत मारना, मैं इनोसेंट हूँ उस मामले में, क्योंकि आपने लेक्चर देखा नहीं तो आगे एंट्रीज आपको आएगी नहीं। समझ में आया क्या? उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो। तो प्लीज लेक्चर देखो, समय गया नहीं है अभी भी आज से 0 से भी बैच चालू किया ना तो भी 30 अप्रैल तक सिलेबस होता है। मैं 0 से बोल रहा हूं, बेसिक से। समझ में आया क्या? तो समय बिल्कुल गया नहीं है। एक बार फरवरी खत्म हुआ फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। 10-12 फरवरी जाने दो, फिर फरवरी खत्म होती दिखेगा, फिर मार्च और अप्रैल। जून में तो परीक्षा है आपकी 1 तारीख को, 1 या 2 तारीख को शायद, यस और नो? तो जून काउंट मत करना, और मई मंथ में आप रिवीजन, मैराथन ये सब करोगे तो आपके हाथ में 30 अप्रैल तक का ही टाइम है। 2-3 दिन में फरवरी चालू हो जाएगा, फरवरी मार्च 60 दिन। तो प्लीज साथों साथ खत्म करो सारी चीजें। और इत्तेफाक से आपको भी 5 से 6 दिन की छुट्टी मिलेगी ना, उसमें सब बैकलॉग खत्म कर देना, मां की कसम लेके बैठना, क्योंकि उसके बाद 5 से 6 दिन की एटस्ट्रेट छुट्टी नहीं मिलेगी। समझ में आया क्या? अनलेस कोई अनहोनी हो जाए एकदम। समझ में आया? तो ये पहली और आखिरी छुट्टी इस बैच की जो बड़ी आपको मिल रही 5-6 दिन की, उसके बाद डबल नहीं मिलेगी। तो जो बैकलॉग है कवर अप करना। मैं पहले बता रहा हूं 100 में से 99 बच्चे नहीं करते, क्योंकि उनके 5 दिन बस सांस लिया, ऐसा रिलैक्स हुआ, खत्म 5 दिन। अरे किधर गई छुट्टी पता ही नहीं चला, बस पलंग पे जाके लेटे घर पे कि चलो अब मैं आज कल सुबह से पढ़ाई चालू करूंगा, बस लेटा, सुबह उठा तो 5 दिन खत्म हो गए। आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने दिन 5 दिन खत्म हो जाएंगे। समझ में आया क्या? तो प्लीज आपने कवर अप कर लेना सारी चीजें। वापस आने के बाद आपको सेम डायलॉग वापस बोलूंगा, ऐसा लगेगा कल ही की बात है। चलो अभी ध्यान देना। सो मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा अभी का जो बता रहा हूं वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इशू की एंट्री तो हमने ऑलरेडी देख ली है, इशू ऑफ शेयर्स की सेम एंट्रीज है प्रेफरेंस शेयर्स की। अभी अच्छे से ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। अब मैं ये प्रेफरेंस शेयर, अब बस लिखो कुछ भी मत, मैं लिखने के लिए समय दूंगा। आखिरी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद बैच खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर छोड़ दूंगा। बस लिखना कुछ नहीं है, ध्यान देना, बराबर है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है। कितनी एंट्रीज है यहां पे? 5। बस 5 जर्नल एंट्री, क्यू डेबिट हुआ, क्यू क्रेडिट हुआ, लॉजिक क्या है समझ लेना, और एग्जाम में 8 नंबर फिक्स लिख लेना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है? देखो ध्यान देना, लिखो मत कुछ भी, बस ध्यान दो। लिखना कैसे मैं बता दूंगा। एक कंपनी है, लिखो मत, मैं लिखने के लिए समय दूंगा बेटा, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर है एक, आपको समझाने के लिए 100 रुपए का, और वो प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किया था 5 इयर्स के टेन्योर के लिए। वैसे मैक्सिमम टेन्योर प्रेफरेंस शेयर्स का 30 इयर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो नॉर्मल केस में 20 इयर्स है। वो टेन्योर्स वगैरह हम लोग एक्चुअल में जब शेयर कैपिटल टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। तो आपको समझाने के लिए कितना टेन्योर है इसका? 5 साल। आपको समझाने के लिए कितना टेन्योर है? 5 साल।
5 साल बाद ये कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से अपना प्रेफरेंस शेयर वापस ले लेगी और उसको उसका पैसा दे करके अपने घर रवाना कर देगी। इस पैसा वापस करने की प्रोसेस को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। Redemption of preference share means repayment of preference share capital to the respective preference share holder. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा वापस करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 5 साल का पीरियड पूरा हो गया, कंपनी ने अपना प्रेफरेंस शेयर वापस ले लिया और इनको इनका पैसा वापस कर दिया। जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था तब शेयर कैपिटल बढ़ा था। जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था तब शेयर कैपिटल बढ़ा था। अब कंपनी वापस ले रही है तो कैपिटल कम हो। कैपिटल कम होगा तो उसे क्या करो? डेबिट करो, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बढ़ना गावना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन इशू वाला है कि रिडम्पशन का है? रिडम्पशन यानी कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम। कैपिटल कम होगा तो उसे क्या करो? डेबिट करो। ये बात समझ में आई? तो ये तो पक्की बात है, रिडम्पशन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बॉस डेबिट होने वाला है। और कैपिटल कितने से डेबिट होता है? जितने से रेज किया था। कैपिटल कितने से रेज होता है? फेस वैल्यू से। जितने भी कॉल्ड अप फेस वैल्यू होगी टोटल उसकी, बरोबर है क्या? तो फेस वैल्यू से ही कम होगा। ये तो बात पक्की है। अब ध्यान से सुनना, कंपनी का एक प्रेफरेंस शेयर है जो कितने का था? 100 का। कंपनी रिडीम कैसे कर रही है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो ये फायदा है या नुकसान है? ये प्रीमियम मिल नहीं रहा है, कंपनी दे रही है। कंपनी ने इशू करते समय ही टर्म्स एंड कंडीशन में बोला था कि हम तुम्हें रिडम्पशन के समय फेस वैल्यू से ऊपर वापस करेंगे। ये सर नो रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है आपको समझाने के लिए? 10। सो पैसा मनी रोकड़ा अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट AMOUNT अमाउंट, पैसा पैसा, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितना है बेटा बताओ? तो रिडम्पशन के लिए कितना पैसा चाहिए? 110। अच्छा बाय द वे, कोई मुझे बोलेगा क्या इस 110 में नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू कितनी है बेटा? और 10? कौन बोला? और इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन कितना है बेटा? बरोबर ना? ये नुकसान है कि नहीं? इस नुकसान को हमें क्या करना है? नीड टू बी राइट ऑफ। लॉस को छाती पे लेके चलेंगे क्या हर बार? लॉस को राइट ऑफ कर दो, नरक में डाल दो। यस और नो? अच्छा लॉस को राइट ऑफ पीएनएल में डाल दो। प्रॉफिट कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट नहीं होता है तो पीएनएल में डाल नहीं सकते, तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़े होंगे अपने रिजर्व सरप्लस उसके अगेंस्ट राइट ऑफ करती है। हर बार प्रॉफिट के अगेंस्ट, कभी कभी प्रॉफिट होता ही नहीं है तो कंपनी रिजर्व के अगेंस्ट लॉस राइट ऑफ करती है। लॉस को मारने के लिए क्या चाहिए? फायदा। अब जरूरी नहीं है कंपनी के पास प्रॉफिट है ना है, तो कंपनी अपने रिजर्व को यूज कर लेती है लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। बरोबर है क्या? करेंगे हम लोग आज यूज। ध्यान से सुनना, यहां तक का किस्सा 100 रुपी फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन हो रहा है 10 रुपी प्रीमियम, तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन इज 110। इस 110 में नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन 100, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन 100, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन 100 एंड प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन इज 10। अब यहां पे एक स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है। अब आप सभी को यहां पे दिख रहा है कि कंपनी, ध्यान से सुनना और लॉजिकल है, आपको अगर पसंद आया लॉजिक तो हाँ बोलना, नहीं समझा तो वापस पूछना। आपने मान लो मेरे कोई बिजनेस में पैसा लगाया, मैंने उस बिजनेस में लगाए थे 90 करोड़ और मैंने आप सभी से कितने इकट्ठा किए? 10 करोड़। तो आपने दे भी दिया आराम से। आपने क्या बोला? मास्टर है ईमानदारी से धंधा करेगा, खुद के 90 करोड़ लगे हुए। मेरे खुद के कितने लगे उस बिजनेस में? 90 करोड़। और मैंने तुम सबसे कितने लिए? तुम सब क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो गए, लाखों में कमा रहे, सबसे मैंने कितने लिए? 10 करोड़। आपने दे भी दिए। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना बेटा, आ जाओ आ जाओ, अदिति इधर ध्यान दे पहले। आप सबने कितने दिए? 10 करोड़। और आपको अगले दिन पता चला कि मास्टर ने खुद के 90 करोड़ में से 89 करोड़ विड्रॉ कर लिए बिजनेस से।
मैंने क्या किए, मेरे खुद के 89 करोड़ विड्रॉ कर ली। आपको तकलीफ होगी कि नहीं? अब मेरे बिजनेस में, अब मेरे उस कंपनी में, उस बिजनेस में मेरे कितने बचे? 1 करोड़, और आप सबसे कितने लिए हुए? 10 करोड़। अब तुम बताओ मेरा नेचुरली उस धंधे में इंटरेस्ट रहेगा क्या? क्योंकि मेरा हो के लॉस कितने का होगा? 1 करोड़ का। आप कितने से मरोगे? 10 करोड़ से। जैसे ही आपको पता चला कि ओनर ने उसका कैपिटल विड्रॉ कर लिया, आप सबसे मैंने पैसे उधार लिए थे, आप सब कौन हो? थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। आप तो बाहर वाले थे, आपसे तो मैंने पैसे उधार लिए थे 10 करोड़। कुछ लोगों को डिबेंचर दिए होंगे, इसमें से कुछ बैंक होगी, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, कुछ क्रेडिटर्स होंगे, जो भी होंगे। मैंने आप सभी से कितने लिए? 10 करोड़। और आपको बोले बगैर मैंने मेरे बिजनेस से मेरा जो कैपिटल था विड्रॉ कर लिया। सैलमन वर्सेस सैलमन देखा ही होगा आपने। मैंने तो अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया। अब मेरा कैपिटल कितना बचा? ओनली 1 करोड़, और बाहर वालों की उधारी कितनी है? 10 करोड़। आपको तकलीफ होगी ना? आप आए मेरे पास, तो सर ये क्या कर दिया? इतना भरोसा था और आपने आपकी औकात दिखा दी। आपका 90 करोड़ था बिजनेस में, हमने जब आपके बिजनेस को 10 करोड़ रुपीस की उधारी दी थी, तो हमने उस 90 करोड़ के ह्यूज कैपिटल को देख करके उधार दिया था। इस बिजनेस में ओनर का फंड कितना है? 90 करोड़। तो उसके मुकाबले लोन फंड 10 करोड़ है, काफी कम है। कभी भी आप हमारा पैसा वापस कर सकते हो, क्योंकि ओन फंड बहुत ज्यादा था। आपने तो ओन फंड ही कम कर दिया, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ही रिड्यूस कर दिया। पर ये नहीं चलेगा, आप भी कि अभी हमारा पैसा वापस करो, नहीं तो मजबूरन हम लोग एनसीएलटी में जाएंगे। मैंने बोला पैसा तो वापस नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता? आपने बोला फिर जितना कैपिटल आपने कम किया ना, उतना फिर से कोप अप करो, फिर से रेस करो, नए शेयर इशू करो, कुछ भी करो, कैपिटल 90 करोड़ चाहिए। समझ में आई क्या बात? सेम तकलीफ यहां पे भी हो रही है। देखो, कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर वापस ले रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल रातों रात रिटर्न कर रही है। जैसे ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की वजह से कंपनी ने मालिक को, शेयर होल्डर को उनका कैपिटल वापस किया, थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स के पेट में दुखना शुरू हो जाएगा। थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स बोलेंगे हमने जिस कैपिटल स्ट्रक्चर को देख करके आपको पैसे उधार दिए थे, आपने तो उसी कैपिटल स्ट्रक्चर की मदर सिस्टर कर दी रिडम्पशन कर करके। आपने तो कैपिटल को कम कर दिया ना, तो भैया नहीं चलेगा, हमें हमारा पैसा वापस करो, या जितने से कैपिटल कम किया उतना फिर से खड़ा करो। मतलब ठीक है, पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं कैपिटल फिर से रेस कर देता हूं। मैं मार्केट में गया, नए इक्विटी शेयर इशू किए, नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए। वो प्रेफरेंस शेयर नहीं जो रिडीम किए, वो कैटेगरी के नहीं, नए प्रेफरेंस शेयर। नहीं तो सरकार बोलेगी ना इसकी टोपी उसके सर, तो ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहा है और इसी कैटेगरी के नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, फिर तो बात ही क्या हुई? समझ में आया क्या? तो इक्विटी शेयर्स और अलग प्रेफरेंस शेयर, अभी ये समझ लो 10% है, तो 9% इशू किए, 12% इशू किए, 7% इशू किए हो गए। तो नए शेयर इशू करने की वजह से कैपिटल फिर से क्या हो गया? बढ़ गया। और ये थर्ड पार्टी क्रिएटर्स के चेहरे पे मुस्कान आ गई। यस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? देखो, रिडम्पशन की वजह से कंपनी का कैपिटल कम होता है। जैसे ही कैपिटल कम हुआ, थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स बोलेंगे कि हमने जिस कैपिटल को मद्देनजर रखते हुए पैसे उधार दिए थे, तुमने रिडम्पशन कर करके उस कैपिटल को कम कर दिया। नहीं चलेगा। You have to maintain the capital structure at its original level। तो मेरा आपसे सवाल है, यहां पे रिडम्पशन हो रहा है, 100 का प्रेफरेंस शेयर मैं 110 में रिडीम कर रहा हूं, बताओ यहां पे कैपिटल 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 कितने से कम हुआ? 100 कि 110? वेरी गुड, 100 से। और बैंक बैलेंस, पैसा मनी रोकड़ा, AMOUNT अमाउंट कितने से कम होगा? 110। बैंक को गोली मारो, बैंक से लेन देन नहीं है मुझे। कैपिटल कितने से कम हुआ? आप समझ में आया मैंने 100 अलग से क्यों लिखा? तो यहां पे रिडम्पशन के चलते कैपिटल कितने से कम हो रहा है? 100 से। रिडम्पशन के चलते कैपिटल कम हुआ 100 से, इस गिरे हुए 100 को फिर से खड़ा करना है, नहीं तो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स अपना पैसा लेके चले जाएंगे और मेरे पास तो उतना पैसा है भी नहीं, कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी।
लग जाएगी सबकी। कुछ बात समझ में आई क्या? इसीलिए अब मुझे उस गिरे हुए कैपिटल को फिर से रेस करना है। मेरे पास कितने रास्ते रेस करने के? ध्यान से सुनना। अब थर्ड पार्टी क्रिएटर्स को मिला, ठीक है चिंता मत करो आप, मुझे मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल कितने से कम हुआ? फेस वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू से, 100 से। मैं इस 100 को फिर से रेस कर देता हूं। थर्ड पार्टी क्रिएटर्स पूछे कैसे? मैं नए शेयर इशू करूंगा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। उसने मिला करो, हमें क्या, कैपिटल उतना ही चाहिए जितने से कम हुआ, फिर से उतना बढ़ाओ। मैं नए शेयर इशू कर रहा हूं, और नए शेयर मैंने इशू किए, है ना? नए शेयर मैंने इशू किए सर, 10 मिनट। नए शेयर मैंने इशू किए 90 के। कितने के इशू किए? 90। अभी भी थर्ड पार्टी क्रिएटर्स सेटिस्फाइड नहीं है, बोले कैपिटल कम हुआ 100 से, नए शेयर भी इशू करो 100 से। मैंने बोला मैं जबरदस्ती लोगों के सर पे बंदूक रखूं क्या? शेयर खरीद। 90 के शेयर इशू किए, 90 के शेयर खरीदने वाले, टोटल तो हम वैसे 100 के शेयर इशू कर रहे थे, लेकिन पब्लिक ने 90 के ही शेयर सब्सक्राइब किए। मेरी क्या गलती? थर्ड पार्टी क्रिएटर्स ने बोला मालूम नहीं, टोटल कैपिटल 100 से बढ़ा के चाहिए। कितना कम पड़ रहा है बाय द वे? यहां पे 10 कम पड़ रहा है ना। अब वो देखो 10 कहां से आएगा, अब वो देखो 10 कहां से आएगा। यहां से तो फ्रेश इशू से 90 आए। अब कंपनी ने बोला ठीक है यार चिंता मत कर, मैं मेरे पास जो रिजर्व सरप्लस पड़ा है उसी रिजर्व सरप्लस को मैं कैपिटल बना देती हूं। कंपनी के पास जो रिजर्व सरप्लस पड़ा था, फ्री रिजर्व, कंपनी के पास फ्री रिजर्व मतलब क्या? उसके ऊपर किसी का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज। जैसे ये फोन के ऊपर किसी का कोई चार्ज नहीं है, बरोबर है क्या? अगर किसी ने फ्लैट, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस किया, लोन लिया उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी पे किसका चार्ज है? बैंक वालों का। समझ में आया क्या? ऐसा रिजर्व जिसके ऊपर किसी का कोई हक नहीं है, वो फ्री रिजर्व है, कंपनी के पास है। यस और नो? फ्री रिजर्व का एग्जांपल ऐसा प्रॉफिट जिसको एनी टाइम कंपनी डिविडेंड बोल के बांट सकती है, कंपनी को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी जो प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने लोन लिया बैंक से, वो प्रॉपर्टी में बैंक के परमिशन के बगैर बेच सकता हूं क्या? नो मतलब बैंक का उस प्रॉपर्टी पे चार्ज है, मतलब वो प्रॉपर्टी फ्री ऑफ चार्ज नहीं है। लेकिन ये रिजर्व फ्री ऑफ चार्ज है। ये रिजर्व कैसा है? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड, जिसको हम लोग कभी भी डिविडेंड बोल के बांट सकते हैं। तो कंपनी अपने रिजर्व को क्या बना रही है? कैपिटल। देखो ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR। कितना ट्रांसफर किया? 10। कंपनी ने थर्ड पार्टी क्रिएटर्स को बोला अब हैप्पी? हाँ बोले अब हैप्पी, क्योंकि देखो यहां पे रिडम्पशन की वजह से कैपिटल कितने से कम हुआ? 100 से। रिडम्पशन की वजह से कैपिटल कितने से कम हुआ? 100 से। इस गिरे हुए कैपिटल को फिर से खड़ा कर दिया। कैसे? 90 के शेयर्स इशू किए, और कंपनी ने अपने फ्री रिजर्व को कहां ट्रांसफर कर दिया? CRR में। सर फ्री रिजर्व को CRR में ट्रांसफर करना मतलब कैपिटल खड़ा करना होता है क्या? यस। क्यों सर? क्योंकि CRR आज नहीं तो कल क्या बनने वाला है? शेयर कैपिटल। अरे शेयर का बच्चा बड़ा होके क्या बनता है? शेयर। CRR बड़ा होके क्या बनेगा? शेयर कैपिटल। सर ऐसे कैसे बनेगा? क्योंकि CRR का एक ही यूज है इस ब्रह्मांड में। CRR का क्या यूज है? वी कैन यूज CRR ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। CRR से हम लोग क्या आगे इशू कर सकते हैं? बोनस शेयर। उसके अलावा CRR का कोई यूज है ही नहीं। मतलब CRR इज एज गुड एज शेयर कैपिटल। समझ में आया क्या? किसी ने बोला मैं शेर को पाल रहा हूं, तो जंगल से बड़ा शेर लेके आएगा कि बच्चा लेके आएगा? पहले आगे जाके क्या बनेगा? शेर ही बनेगा। तो ये बच्चा है शेर, आगे जाके क्या बनने वाला है? शेयर कैपिटल। इसीलिए CRR को एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर बोला हुआ है, क्योंकि आज नहीं तो कल क्या बनेगा? वो बोनस शेयर। बोनस शेयर यानी शेयर कैपिटल। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? अरे यस और नो? तो यहां पे जो थर्ड पार्टी क्रिएटर्स के पेट में दुख रहा था कि
कैपिटल कम हो गया, ये लो हमने नए शेयर इशू किए और सीआरआर में भी ट्रांसफर कर दिया। अरे कुछ बात समझ में आई क्या? और यहाँ पे जो कंपनी का लॉस हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इस लॉस को भी कंपनी क्या करेगी? राइट ऑफ कर देगी। सच लॉस नीड टू बी राइट ऑफ अगेंस्ट फ्री रिजर्व। अच्छा ये कौन सा वाला प्रीमियम है? ये आने वाला प्रीमियम है कि जाने वाला प्रीमियम है? जाने वाला देना है एक्स्ट्रा। तो ये जाने वाले प्रीमियम को पास्ट में कहीं ना कहीं प्रीमियम आया होगा इशू करते समय, तो वो आने वाले प्रीमियम के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? यस, अगेंस्ट फ्री रिजर्व और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। अरे पास्ट में हमने कभी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए होंगे प्रीमियम पे, तो उस समय प्रीमियम मिला, फायदे वाला प्रीमियम। उस फायदे वाले प्रीमियम की मदद से मैं ये लॉस जाने वाले प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकता हूं क्या? यस। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अभी नहीं बताऊंगा। लॉ में आपने पढ़ा होगा सेक्शन 133, जो कंपनी को कंप्लाई करना है वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। बट वो एक्सेप्शन अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखते बैठेंगे। बट कंपनी के पास दो रास्ते हैं ना, इस प्रीमियम को देखो, इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्या चाहिए? फायदा। लॉस को मारने के लिए क्या चाहिए? फायदा। अगर फायदे के लॉस खत्म हो सकता है क्या? अरे सर मुझे पिछले साल लॉस हो गया था 10,000 का, इस बार वो लॉस मैंने रिकवर कर लिया। मतलब क्या हुआ? तुझे 10,000 का फायदा हुआ, तभी तो तूने 10,000 का लॉस रिकवर किया। नहीं सर मुझे फायदा नहीं हुआ, फिर भी रिकवर कर लिया। फिर कैसे होता है? अरे ये सर नो, लॉस को रिकवर करने के लिए आपको क्या चाहिए? फायदा, प्रॉफिट या फ्री रिजर्व। यस और नो? अब ध्यान से सुनना। हो गया बस, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। गिनती की 5 एंट्री अब मैं यहीं पे लिख देता हूं और उसके बाद आप घर जाओ। यहीं पे लिख रहा हूं इसी डायग्राम में। सबसे पहली एंट्री ये देखो बेटा, 1, दूसरी एंट्री 2, तीसरी 3, चौथी 4 और 5वीं खत्म। 5 एंट्री। पहले आपको स्टोरी बताए तो आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आएगा कि नहीं? अब सबसे पहली एंट्री कौन सी रहेगी? देखो जरा, मैं यहां पे लिखता हूं प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होने वाले हैं। आपके पास तो नोट्स है ना, आप थोड़ी ऐसा पेज साइड में सरका सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, आप भी ऐसे लिख। कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर कैंसलेशन क्यों? अरे रिडम्पशन हो रहा है ना। रिडम्पशन यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर रहे हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल होगा। कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड पैसा दे दिया है, देना बाकी है, एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसकी एंट्री बताओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं मतलब कैपिटल को कम करें। अरे रिडीम करना मतलब अपना इशू किया हुआ प्रेफरेंस शेयर वापस ले लो। रिडीम करना मतलब इशू किया हुआ प्रेफरेंस शेयर वापस ले लो। शेयर इशू कर दे तो कैपिटल बढ़ता है, रिडीम कर रहे तो कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। सो लिख दूं क्या मैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट। डेबिट कितने से करूं? 100, 110। क्यों? कैपिटल बड़ा 100 से था तो कम भी 100 से ही होगा ना। और ये रिडम्पशन फायदे में हो रहा है नुकसान में? नुकसान है। नुकसान लॉस का, डेबिट बैलेंस लॉस बढ़ रहा है, यहां पे हमारा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो लॉस को डेबिट करो। लॉस का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड 10। और ये पूरा का पूरा किसको देना है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हो गई पहली एंट्री। नरेशन मैंने ऊपर पहले लिख दिया, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंट्री क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि कैपिटल कम किया, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। नुकसान हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। तो लॉस ऑन रिडम्पशन लिखा तो चलेगा? चलेगा।
कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट, और ये पूरा किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने क्या किया? क्रेडिट। जब भी किसी पार्टी या पर्सन को पैसे देना है तो हमारा क्रेडिटर बन गया ना, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया। तो पहला वाला कौन सा ट्रांजैक्शन था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल करके अमाउंट देना बाकी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। किसको देना बाकी है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैंने क्रेडिट किया। राइट? पक्का? ये पहली एंट्री समझ में आई क्या? ये कभी चेंज नहीं होगी, ऐसी रहेगी। पहली एंट्री लिखी, समझी? लिखो लिखो। अच्छा, आपने अभी आप पूरा ही बना रहे हो ना, तो रुको भी लिखने के लिए समय देता हूं ना। पहले एक बार पांचों एंट्री देख लो, कनेक्टिंग है पांचों एंट्री, समझ लो, फिर भी लिखने के लिए समय देता हूं। देखो अभी स्टॉप राइटिंग, प्लीज 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 लिखो मत। अच्छा, आपका पहले का भी लिखना बाकी है ना? हाँ, समझा समझा। अब ये पहली एंट्री हो गई। अभी एक ये भी प्रश्न में दिया है कि फ्रेश इशू कर रहे हैं, सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, मन से कुछ भी नहीं करना है। ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, फ्रेश इशू हो रहा है 90 का, तो यहाँ पे फ्रेश इशू की एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 90 टू शेयर कैपिटल 90। अब कौन से शेयर्स है वो थोड़ी मालूम मुझे। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स बोला है, शेयर्स में प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, डिबेंचर नहीं होगा। पर अब प्रेफरेंस होंगे तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे होगा तो टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। मुझे थोड़ी पता भी कैसे इशू किया, बस इतना ही बोला है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। होगी दूसरी एंट्री खत्म। तीसरी एंट्री, अब जरूरत तो थी 100 की, फ्रेश इशू से कितना रेस किया? 90। बचा हुआ कंपनी अपने फ्री रिजर्व से ट्रांसफर कर रही है सीआरआर को, फ्री रिजर्व से निकाल के सीआरआर में डाल रही है। तो बोलो फ्री रिजर्व बढ़ेगा या कम होगा? वेरी गुड, फ्री रिजर्व कम होगा। फ्री रिजर्व, रिजर्व फायदा, उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बढ़ना कम होना समझेगा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? रिजर्व से निकाल रहे, यानी रिजर्व कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या करेंगे? वेरी गुड, डेबिट। कहां डालेंगे? एक दूसरे रिजर्व में डाल रहे हैं, दूसरे रिजर्व का नाम क्या है? सीआरआर। सीआरआर में डालेंगे तो रिजर्व वो बढ़ जाएगा। रिजर्व का अगेन क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट। कौन सा रिजर्व बढ़ रहा है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इतना सिंपल था एंट्री। एक रिजर्व से निकाला वो कम हो गया डेबिट, दूसरे रिजर्व में डाला वो बढ़ गया तो क्रेडिट। सिंपल है। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस, चाहे सीआरआर हो चाहे फ्री रिजर्व हो, एक रिजर्व कम हो रहा है इसलिए डेबिट किया, एक रिजर्व बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट किया। फोर्थ एंट्री, अब इस लॉस को, किस लॉस को? इस लॉस को, किस लॉस को? इस लॉस को जो पहले डेबिट किया, अब राइट ऑफ करना है तो उस लॉस को क्या करेंगे? क्रेडिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यस और नो? और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए किसकी मदद लेंगे? फ्री रिजर्व या एग्जिस्टिंग। हाँ बेटा, पीएनएल भी फ्री रिजर्व ही है, यहां लिख देता हूं, पीएनएल की मदद ले सकते हैं, है ना? जनरल रिजर्व की मदद ले सकते हैं या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम की मदद ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल होगा क्वेश्चन में। तो लॉस को मारना है तो प्रॉफिट को यूज करेंगे, प्रॉफिट यूज करेंगे नहीं, लॉस की वजह से लॉस को सेट ऑफ करना है तो प्रॉफिट कम होगा ना, प्रॉफिट कम होगा, इसलिए देखो मैंने प्रॉफिट को डेबिट किया ऊपर, प्रॉफिट या जनरल रिजर्व डेबिट किया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट क्यों किया? पहले उस लॉस को मैंने डेबिट किया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पहले उस लॉस को मैंने क्या किया था? डेबिट। अब राइट ऑफ करना है तो उस लॉस को क्या किया मैंने, और किसकी मदद से? पीएनएल, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। ये फ्री रिजर्व है और ये सिक्योरिटी प्रीमियम। कुछ बात समझ में आई? लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या? पैसा देके मोकला काम, भेज दो ना घर पे सबको, पैसा दे दो। फाइनल सेटलमेंट विथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पहले एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया था, दिख रहा है क्या?
अब उनको पैसा देना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज अ क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 110 और पैसा दे दिया तो 2। वेरी गुड। नरेशन ऊपर ऑलरेडी लिखा मैंने, अब लिख लो, पूरा लिखो अच्छे से। ये ऊपर का लिख लिया था आपने, ये लिखो। अच्छा, ये ऊपर सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, हेडिंग। रिडेम्पशन का मतलब वापस करना, रीपे करना, शेयर सिक्योरिटी प्रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। ये है मेन चार्ट और ये है आपकी 5 एंट्रीज, 1 2 3 4 5, और पांचों भी किससे समझ लेना अच्छे से क्या है। तो रिडेम्पशन में ये गिनती की 5 एंट्री आती है, इसके अलावा और भी एंट्रीज आ सकती है। फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिडेम्पशन के लिए पैसे नहीं थे तो कंपनी ने अपनी एक संपत्ति बेच दी, एसेट बेच दी, तो एसेट सेल की भी एक एंट्री आ जाएगी। कार बेच दिया, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कार, तो कितनी एंट्रीज हो गई फिर 6, और एक एसेट बेच दी 7। समझ में आया क्या? तो इसके अलावा प्रश्न में लिखा रहेगा, बट रिडम्पशन बोला तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए 5 में से कोई ना कोई एंट्रीज आने वाली। कभी कभी ऐसा रहता है कंपनी जितने की जरूरत है सारा का सारा फ्रेश इशू से लेके आ जाती है, तो फिर ये फ्री रिजर्व से सीआरआर की एंट्री आएगी ही नहीं। तो वहां पे जिद मत करना, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सीआरआर का एंट्री चाहिए। अब जितने की जरूरत है सब फ्री रिजर्व से अपना फ्रेश इशू से आ गया, तो सीआरआर में कितना आएगा? 0। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों अलग अलग अकाउंट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले क्रेडिट किया, फर्स्ट एंट्री में क्रेडिटर बन गए वो, और लास्ट एंट्री में देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डेबिट किया। सीक्वेंस ध्यान रखना एंट्री का 1 2 3 4 5। कॉन्सेप्ट अच्छा था ना? एंट्री समझ में सबको, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फर्स्ट वाली एंट्री, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दूसरी वाली एंट्री फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तीसरी फ्री रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर। चौथी राइटिंग ऑफ लॉस और प्रीमियम। और पांचवी फाइनल सेटलमेंट। सिंपल, पक्का समझ में? काफी सारी चीजें हमने देखी है, इश्यू फॉर फ्यूचर, इश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बोनस, उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, राइटिंग ऑफ लॉस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना? राइट शेयर्स की एंट्री नहीं, राइट शेयर का वैल्यू। इतनी सारी चीजें हमने देखी है। आपको पता है जो हमने अभी तक देखा उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका 60 में से 30 मार्क्स की एंट्रीज कवर हो गई। कितने? 30 मार्क्स की। और हम लोग अभी भी कहाँ हैं? बेसिक में। बेसिक ही जीवन है। ये समझ में आया तो आगे का पूरा सब्जेक्ट समझ में आएगा। अभी तक हमने हमारी नोट्स भी ओपन नहीं किए, नहीं इसलिए मैंने बोला ओपन नहीं किए, इस वीक में मिल जाएगी आपको। बस अब एक 2 से 3 लेक्चर और बेसिक के रहेंगे, उसके बाद अपनी नोट्स का स्टार्ट करेंगे। जिस समय नोट्स का स्टार्ट करेंगे उस समय सबके हाथ में नोट्स आ जाएगी। नोट्स अभी क्यों नहीं? जबरदस्ती आपके बैग में बोझा क्यों लेके आ रहे हो? नोट्स लेके आओगे जबरदस्ती, और जो चीज अभी आपको काम नहीं है जबरदस्ती उसको छाती पे लो भी मत ना, है ना? क्या ही करोगे जबरदस्ती देख के, टेंशन ले। बस अभी अच्छे से करना है। आपकी जो नोट्स है वही आपकी असली नोट्स है जिसमें आप लिख रहे हो। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। नहीं बेटा, यहाँ पे अदिति वैसा नहीं करेंगे, सिंपल सा। ये कंपनी लॉ के प्रोविजंस में, रिडम्पशंस की प्रोविजन में सारी बातें जो लिखी है हम लोग बस उसको फॉलो कर रहे हैं। जब हम लोग आगे एक्चुअल में शेयर कैपिटल में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखेंगे तब आपको रिस्पेक्टिव सेक्शंस का क्या कहना है वो भी बताऊंगा। ये जो चार्ट है ना, ये और कुछ नहीं, आपकी कंपनी लॉ की प्रोविजन है।
वो प्रोविजन थेरियोटिकल सेंटेंसेस में एक पेज भर के लिखी थी, मैंने उस एक पेज की थेरियोटिकल प्रोविजन को इस चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट, है ना। और किसी बच्चे को कोई डाउट, समस्या, आपत्ति, एनीबॉडी? पक्का? काफी सारी एंट्रीज हो गई, 150 एंट्रीज हो गई करीब करीब, है ना, 100+ एंट्रीज हो गई ना, काफी एंट्रीज हो गई। अभी आपको जर्नल एंट्री पास करना आएगा क्या? यही इंपॉर्टेंट है, अगर ये आता है तो आगे का सब्जेक्ट भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा समझ में आएगा। डन? चलो, थैंक यू यार, बाय बेटा।